Welcome to the eighth session of Reliability and Maintenance Management. The first seven sessions were concerned with basically maintenance engineering part, and the part that we'll be studying now, which will be consisting of five sessions, it is basically about maintenance management part. आज का जो हमारा टॉपिक है, it is kind of an introduction to maintenance management overall. Maintenance management क्या चीज़ है? Basically, it's a part of general management that you do in your organization, but basically इसमें मेंटेनेंस से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग आपने करनी होती है ताकि आप फैसला करें कि किस मशीन पे, किस टाइम पे और किस तरीके से आपने प्रिवेंटिव और करेक्टिव मेंटेनेंस एक्शंस परफॉर्म करते हैं। और जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपने उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी होती है। फिर उस जो आपने डिसाइड किया होता है उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना होता है और फिर फैसला करना होता है कि अगली बार कैसे करेंगे, और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट डिपार्टमेंटल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, मे बी इंडस्ट्री लेवल पे भी देखना होता है। जो मेन इश्यूज होते हैं जिनको आपने मेंटेनेंस मैनेजमेंट के अंदर देखना होता है, उसमें एक आपने फैसला ये करना होता है कि आप एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस टास्क या एक सेट ऑफ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ या एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की या पर्टिकुलर प्लांट की या इवन ओवरऑल मेंटेनेंस खुद करनी है या आपने इसको आउटसोर्स करना है। फिर आपने देखना होता है कि आपकी अप्रोच क्या होगी मेंटेनेंस को। अप्रोच का मतलब ये होता है कि देर कुड बी वेरियस philosophies that you follow towards your maintenance. For example, जिस तरह हमने reliability centered maintenance की पहले बात की थी शुरू में, आज फिर दोबारा करेंगे। इसी तरह और बहुत सारे मॉडल्स हैं मेंटेनेंस के, तो आपने क्या अप्रोच इसके लिए फॉलो करनी है। उसके बाद आपने मेंटेनेंस प्लानिंग के बारे में फैसले करने होते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को कैसे स्ट्रक्चर करेंगे मेंटेनेंस के ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो इफेक्टिवली वो सारी एक्टिविटीज़ कर सके। फिर उन एक्टिविटीज़ को आप टॉप से बॉटम लेवल तक प्लान करते हैं। फिर आपने मेंटेनेंस इकोनॉमिक्स को देखना होता है, विच इज़ जनरली कंसर्न्ड विद एन ऑर्गेनाइजेशनल लेवल डिसीजन और वेदर टू इन्वेस्ट इन कैपिटल मशीनरी और नॉट, या इन्वेस्ट करना है तो कब करना है, क्योंकि बहुत बड़ी कॉस्ट्स होती हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ओपेक्स, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। तो आपने फैसला करना होता है कि वो किस किस जगह पे करनी है, कब करनी है, कब मशीनरी रिप्लेस करनी है, और इवन ये वो कॉस्ट आपने इनकर करनी भी है कि नहीं करनी, चीज़ों को आउटसोर्स करना है। इसी तरह फिर अगर आप जब फैसला कर लेते हैं, फिर लॉजिस्टिक्स रिलेटेड डिसीजंस होते हैं। वैसे लॉजिस्टिक्स एक बड़ी टर्म है, लेकिन यहाँ पे हम उसको इस सेंस में बात कर रहे हैं कि फिर अरेंजमेंट्स, उस सेट ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ मेंटेनेंस के लिए आप क्या करेंगे, लोग लोग कैसे आएंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट कैसे होगी, फिर वो पार्ट्स या मशीनरी या इक्विपमेंट कैसे आएगी, आप खुद खरीदेंगे, बाहर से लेंगे, हर डिपार्टमेंट अपनी अपनी लेगा या सेंट्रलाइज होगी, वगैरह वगैरह। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो जस्ट इन टाइम आपको चाहिए होंगी, तो वो कैसे शिप होंगी आपको, उनके लिए स्टोरेज फैसिलिटी क्या होगी वगैरह, ये सब लॉजिस्टिक्स में आ जाता है। और फाइनली आपने ये देखना होता है कि इस सारे ओवरऑल मेंटेनेंस के सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे, जनरली इन टर्म्स ऑफ आईटी सिस्टम्स, कि वो कौन सा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम आप बनाएंगे जो कि आपको बता रहा होगा कि आपकी मेंटेनेंस सिस्टम सही काम कर रहा है। मेंटेनेंस मैनेजमेंट को समझने के लिए ओवरऑल जनरल मैनेजमेंट को समझना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ दो तीन स्लाइड्स पे हम जनरली देखते हैं कॉन्टेक्स्ट इस्टेब्लिश करने के लिए कि मेंटेनेंस मैनेजमेंट ओवरऑल हाउ डज इट सेट इन द ओवरऑल मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों ने आई एम श्योर ये चीज़ पहले भी देखी होगी कि मैनेजमेंट के बेसिक चार फंक्शन होते हैं। PLOC इसको कहते हैं, प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग। कुछ लोग आपको कुछ बुक्स में, कुछ पेपर्स में और भी टर्म्स मिलेंगी, जैसे आपको डिसीजन मेकिंग मिक्स होती हुई नजर आएगी कभी प्लानिंग के साथ। हर इन चारों के साथ किसी भी जगह पे ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग हो सकती है। इसी तरह लीडिंग की टर्म शायद कहीं यूज़ ना हो और उसको एग्जीक्यूशन की टर्म की बात कर रहे हो लोग। इसी तरह कंट्रोलिंग या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई और वर्ड, या इनमें से एक या दो को आपस में ओवरलैप भी करते हुए वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। बट द ओवरऑल आइडिया है इसके, प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपने फैसला करना है कि ऑर्गेनाइजेशन है क्या और ये करेगी क्या क्या, शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में। फिर वो सब कुछ करने के लिए आपने एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। उस स्ट्रक्चर बनाने के प्रोसेस को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग।
फिर आपने उसको एग्जीक्यूट करना होता है, उस काम को जो आपने फैसला किया हुआ था कि मैं करूँगा और इस स्ट्रक्चर के थ्रू करूँगा। इसको हम लीडिंग या एग्जीक्यूशन कहते हैं। और फिर आपने ये भी देखना होता है कि वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो मैं चाहता था करूँ। उसको हम कंट्रोलिंग या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, इस कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। और अल्टीमेटली एक फीडबैक साइकिल होता है कि आपकी कंट्रोलिंग जो है वो आपको बताती है कि प्लानिंग को कैसे हम रिव्यू करके बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो ये 4 फंक्शन आपने ओवरऑल करने होते हैं, और इसमें आप अभी से आई एम श्योर यू यू कैन अंडरस्टैंड के मेंटेनेंस कहाँ पे फिट होती है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी पिक्चर होती है और उसके अंदर हम मेंटेनेंस कर रहे होते हैं। तो मेंटेनेंस इन इट सेल्फ कोई एक इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं होता है, और उसकी सक्सेस भी तभी होती है जब वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट फंक्शन के अंदर फिट हो। यानी किसी भी ऐसे एक्शन का, एक्टिविटी का सबसे बड़ा सक्सेस क्राइटेरिया ही यही होता है कि वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजी के साथ कितना अलाइंड है। मैनेजमेंट के मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। सबसे ऊपर वाला लेवल स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, जिसका मकसद ये होता है कि आप इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को या ओवरऑल एक कल्चर को, पॉलिटिकल सेटअप को, इस सब को ऑब्जर्व करके, अपनी इंडस्ट्री की कम्पिटिटिवनेस को ऑब्जर्व करके कुछ फैसले करते हैं कि लॉन्ग टर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस डायरेक्शन में जाएगी। एक बड़ी पिक्चर आप इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि मैनिफेस्ट इस तरह होती है कि आप अपनी विजन एंड मिशन स्टेटमेंट्स या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स सेट करते हैं फॉर 5+ ईयर्स। और ये बेसिकली कह लें कि एक तरह से डायरेक्शन सेटिंग होती है पूरी पूरी की ऑर्गेनाइजेशन की। अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो उसके लिए आप एक मिडिल मैनेजमेंट के बहुत सारे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं, जो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं और उनसे फीडबैक लेके देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। और ऑपरेशनल लेवल वो होता है जो कि डे टू डे रनिंग को एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और आइडिया ये होता है कि आप स्पेसिफिक आउटकम्स जो हैं वो प्रोड्यूस करें, जिसको टेक्निकल लेवल ने डिज़ाइन किया था और स्ट्रेटेजिक लेवल ने अपनी लॉन्ग टर्म डायरेक्शन के तौर पे सोचा था। अब इसको अगर हम परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के या मैनेजर्स के फंक्शन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो जो हमारे सीनियर लेवल मैनेजर्स होते हैं उनका काम ये होता है फिर कि वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस टारगेट्स बनाएं और वो मिडिल लेवल मैनेजर्स को दें। यानी बहुत ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर मिडिल लेवल मैनेजर्स उसको प्लान करें। प्लान करने का मतलब है कि परफॉर्मेंस टारगेट्स तो लॉन्ग टर्म के होंगे, महीनों के होंगे, सालों के होंगे। तो मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करेंगे कि उनको ब्रेक डाउन करके लोगों की डेली एक्टिविटीज़ में ट्रांसलेट करेंगे। जूनियर लेवल मैनेजर्स का काम क्या होता है कि वो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इम्प्लीमेंट वो बेसिकली किस चीज़ पे कर रहे होते हैं, इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट्स पे कर रहे होते हैं। यानी उन मशीनों पे, मेंटेनेंस की टर्म्स में अगर हम बात करें इंजीनियरिंग के टर्म में, तो कुछ मशीनों पे, कुछ फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट के डेली फंक्शंस पे डेली कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं। किचन में कुछ डेली एक्टिविटीज़ हो रही है, सर्विंग के हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए एंड सो ऑन। तो ये जो लोएस्ट लेवल पे आपका एक पैराफिनालिया होता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, वो डेटा जनरेट कर रहा होता है। जो डेटा जनरेट होता है वो जूनियर लेवल मैनेजर्स के पास आता है और वो उसको कंसोलिडेट करते हैं जो इन्फॉर्मेशन की शक्ल में होता है। यानी डेटा और इन्फॉर्मेशन में ये फ़र्क होता है कि डेटा रॉ हो सकता है एंड इट मे नॉट मेक अ लॉट ऑफ सेंस ऑन इट्स ओन। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मशीन है और आप उसकी उसमें बहुत सारे सेंसर लगे हुए हैं, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसकी हेल्थ मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो इट वुड बी अ ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा जिसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसमें शायद कोई आपको जनरली डेटा को देखो तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन नज़र ना आए, जब तक आप उसका एक एनालिसिस करके उसको एक ऐसी शेप में ना लेके आए कि जहाँ पे वो ट्रेंड्स बता रहा हो या जहाँ पे वो वार्निंग लिमिट्स से वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये बात समझ आ रही हो। तो उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं जूनियर लेवल मैनेजर्स। मिडिल लेवल मैनेजर्स जो हैं वो उसको, उस इन्फॉर्मेशन को, जो उनको टारगेट्स मिले होते हैं, परफॉर्मेंस टारगेट्स, उसके अगेंस्ट मेजर करके देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस ठीक जा रही है कि नहीं, और वो सीनियर लेवल मैनेजर्स को ये चीज़ फीड करते हैं। और फिर सीनियर लेवल मैनेजर्स ओवरऑल अपनी स्ट्रेटजी को देखते हैं कि हम
वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, और वहाँ पे अगर चेंज की ज़रूरत होती है तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे चेंजेस लेके आते हैं। तो ये सब करने के लिए आपको एक मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए होता है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बेसिकली विच इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ प्रोसेसेस एंड प्रोसीजर्स। और मकसद क्या होता है इसका कि जिस काम के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया था, जिन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए आपने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, वो अचीव हो। इसके अंदर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम होगा उसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम होगा, ह्यूमन रिसोर्स का सिस्टम होगा, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का सिस्टम होगा, एक फाइनेंस का सिस्टम होगा जो पैसे के फ्लो को देख रहा होगा। टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशंस की सेंस में बात करें तो एक लॉजिस्टिक्स का सिस्टम होगा जो कि स्पेयर्स की फ्लो को देख रहा होगा, उनकी स्टोरेज को देख रहा होगा, किसको इशू हो रहे हैं, कितने देर से बाद जाने चाहिए, शेल्फ लाइफ कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह वो चीज़ें देख रहा होगा। तो बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं एक मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, जो जिनकी अपनी एक वर्टिकल हायरार्की भी होती है और वो हॉरिजॉन्टली भी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हमारे कॉन्टेक्स्ट में जो हम पढ़ रहे हैं तो दो सिस्टम्स हम हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम ओवरऑल भी, और टेक्निकल या मेंटेनेंस साइड के हिसाब से भी, और मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ। तो हम दोनों को एक एक करके देखते हैं। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या चीज़ होती है ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे, कि एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के हर बंदे की एक्टिविटी को इंडिविजुअली, फिर टीम्स के लेवल पे, फिर डिपार्टमेंट्स के लेवल पे, फिर बिजनेस यूनिट्स के लेवल पे, और फिर ओवरऑल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे अलाइन करता है उन सब एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के साथ। इस चीज़ को हम कहते हैं कि ये एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि ओवरऑल तो हर बंदे का मकसद यही होता है ना कि जो टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ने हमारे लिए डायरेक्शन डिसाइड की है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हम सब कंट्रीब्यूट करें उस तरफ जाने के लिए। यही सक्सेस होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। तो इसको इंश्योर करना, यानी एक बड़े काम को छोटे छोटे कामों में डिवाइड करके लोगों तक पहुंचाना कि आप ये काम करें, और फिर वापस उन्हीं कामों को रिकलेक्ट करके बड़ी पिक्चर बनाना, इस चीज़ को हम एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का फंक्शन कहते हैं। अब ये जो सिस्टम होता है ये एक एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल करता है, कैस्केडेड फ्रेमवर्क। कैस्केडेड का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे लाना, नीचे से फिर नीचे लेके आना, फिर लोएस्ट लेवल तक लेके आना, यानी टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट तक लेके आना, वहाँ से टेक्निकल मैनेजमेंट तक और ऑपरेशनल मैनेजमेंट तक लेके आना, वहाँ से उन इंडिविजुअल्स या टीम्स तक या उस मशीन तक लेके आना जिसने काम करना है। इसको कैस्केडिंग कहते हैं। और ये कैस्केड किस चीज़ को करते हैं? ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स को। और फिर उनको मेजर करते हैं कि वो गोल्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। मेजर कैसे करते हैं? किसी भी चीज़ को मेजर कैसे किया जाता है? केपीआई से किया जाता है, परफॉर्मेंस मेजर से किया जाता है, मेट्रिक्स से किया जाता है, इंडिकेटर्स से किया जाता है। और ये जो इंडिकेटर्स होते हैं, केपीआईज होते हैं, ये दो नेचर के होते हैं। ये लीडिंग भी हो सकते हैं और लैगिंग भी हो सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि लीडिंग और लैगिंग केपीआईज क्या होते हैं। और ये क्वालिटेटिव भी हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव वो होते हैं जो नंबर्स में मेजर होते हैं। क्वालिटेटिव वो होते हैं जो नंबर्स के अलावा किसी और तरीके से मेजर होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की ओपिनियन से मेजर हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ के एग्जीक्यूट होने से मेजर हो सकते हैं, कि मैंने 15 स्टेप करने थे तो 4 कर लिए, अभी 11 रहते हैं। तो उस क्वालिटेटिव मेजरमेंट जो होती है वो नंबर्स से नहीं होती, बल्कि नंबर्स के अलावा किसी तरीके से होती है। अब ये केपीआईज की बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखते हैं और उसमें लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स को देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि अहमद वांट्स टू यूज केपीआईज टू लूज वेट। अपना वजन वो कम करना चाहता है। अभी उसका 113 किलो वजन है और वो अपने फेवरेट प्लेयर की तरह वो चाहता है कि वो नजर आए। तो जब भी आप किसी और को देख के कहते हैं कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ, उसको कहते हैं बेंचमार्किंग। ये इंडस्ट्री में एक बड़ी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, क्योंकि इंडस्ट्री में कोई ना कोई लीड कर रहा होता है। तो आप किसी ना किसी को बेंचमार्क करते हैं कि हम इनके लेवल तक जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एयरलाइन मैनेज कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एयरलाइन होगी जिसका टर्न अराउंड टाइम बहुत कम होगा, यानी फ्लाइट के लैंड होने के बाद दोबारा टेक ऑफ करने में बहुत कम टाइम लेते हैं वो। फॉर एग्जांपल साउथ वेस्ट एयरलाइन अमेरिका की, उसको आप बेंचमार्क करना चाहते हैं कि वो तो 20 मिनट में वापस जहाज उड़ा देते हैं। तो आप फैसला करते हैं मैं भी उन जैसा बनना चाहता हूँ, तो आप उसको बेंचमार्किंग करते हैं। या मे भी आप कहें कि मैं उनसे
विद इन 150% टाइम आना चाहता हूँ, यानी मैं आधे घंटे में जहाज़ उड़ाना चाहता हूँ। या आप कहते हैं मैं उनसे भी 50% कम पे उड़ाना चाहता हूँ, तो इस काम को कहते हैं बेंचमार्किंग। अगर ये जो बंदा अपना वजन रिड्यूस करना चाहता है, ये अपने वजन को मेजर करे, जो कि हमने देखा कि 113 किलो था, हो सकता है हफ्ते बाद वो देखे तो 110 किलो हो जाए, हो सकता है महीने बाद देखे तो 100 किलो हो जाए। तो ये लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, यानी इस इंडिकेटर से ये नहीं पता चलता इसको करना क्या चाहिए, इससे ये पता चलता है कि इसने पीछे किया क्या था। यानी आपको ये पता चलता है कि मैंने पिछले एक महीने में सही एक्टिविटीज की थी, रिजल्ट ठीक आ गया। इनको कहते हैं लैगिंग इंडिकेटर्स, जो कि पीछे की परफॉर्मेंस का रिजल्ट बता रहे होते हैं। अब इनमें जाहिर है खतरा ऐसा होता है कि उस वक्त जाके आपको पता चले कि चीज़ें ठीक नहीं थी, एक आज से 2 महीने बाद पता लगे कि मैं जो सब कुछ करता रहा था वो ठीक नहीं था। तो फिर आप क्या करते हैं कि एक बैलेंस अचीव करने की कोशिश करते हैं, लीडिंग इंडिकेटर्स भी रखते हैं और लैगिंग इंडिकेटर्स भी रखते हैं। अब लीडिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जैसे इस केस में जो ये बंदा अपना वजन रिड्यूस करना चाहता है, ये अपने केपीआईज में ये भी रखना रखे कि मैं डेली कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, डेली कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ। ये एक लीडिंग इंडिकेटर है, क्योंकि इट विल लीड टू रिडक्शन ऑफ वेट। ये वो काम है जो वो रोज करेगा तो वेट रिड्यूस होगा। तो ये लैगिंग नहीं है बल्कि लीडिंग इंडिकेटर, इट विल लीड टू द आउटकम। जो लैगिंग इंडिकेटर था, इट इज शोइंग द आउटकम इटसेल्फ, और लीडिंग इंडिकेटर लीड्स टू द आउटकम। और अगर आप किसी जाहिर है जब आप अपनी सक्सेस को देखते हैं तो किसी ना किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे होते हैं ना। जैसे आज आप इसका वजन फर्ज करें 90 हो जाता है, तो ये कैसे कहेगा कि अच्छा हो गया? क्योंकि ये 113 को देख रहा होगा कि पहले तो 113 था। तो जो जिसको आप देख रहे होते हैं कंपैरिजन करने के लिए, उसको हम कहते हैं ये बेस लाइन थी। एक पर्टिकुलर केपीआई को फिर जब भी आप एक्सप्रेस करने लगते हैं एक इंडिकेटर को, तो एक बेस लाइन होती है जिससे आप अपने आप को कंपेयर करके बताते हैं कि आप ठीक परफॉर्म कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। अब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के लिए बहुत सी टर्म्स यूज होती हैं उन फ्रेमवर्क्स के लिए जिनसे इसके थ्रू उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो फ्रेमवर्क है उसको बैलेंस स्कोर कार्ड कहते हैं। और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ नामों में बड़ा बड़ा फर्क है। तो हम बैलेंस स्कोर कार्ड को, जो सबसे वाइडली यूज होता है, 70% ऑफ फॉर्च्यून 1000 कंपनीज इसको यूज करती हैं, उसको हम क्विकली देखते हैं कि ये क्या सिस्टम होता है। बेसिकली बैलेंस स्कोर कार्ड जो है एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। यानी इसके अंदर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी मौजूद है, यानी आप इसके थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लान भी बनाते हैं और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट भी करते हैं, यानी इंश्योर भी करते हैं कि वो प्लान इम्प्लीमेंट हो। और इसकी खासियत क्या है कि इट कम्युनिकेट्स विद क्लैरिटी एन ऑर्गेनाइजेशंस विजन मिशन एंड स्ट्रेटजी टू एम्प्लॉयज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सबको बताता है ये कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की विजन मिशन और स्ट्रेटजी क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ही किसी भी स्ट्रेटजी का ये होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड पता ही नहीं होती। लोग अपने बोर्ड रूम्स में विजन मिशन वगैरह स्टेटमेंट लगा के बस बना के तो बाहर कहीं ना कहीं दीवारों पे चिपका देते हैं। और ज़्यादातर लोग ने उसको देखा भी नहीं होता, जो देख लेते हैं उन्होंने समझा नहीं होता, जो इवन समझ भी लेते हैं वो उसको अपने डेली काम से लिंक नहीं कर सकते। तो एक इसका काम ये होता है कि कम्युनिकेट करे सबको बड़ा क्लियरली कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की विजन मिशन और स्ट्रेटजी वगैरह क्या है। फिर दूसरा काम इसका ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज़ के डे टू डे वर्क को विजन और स्ट्रेटजी के साथ अलाइन करता है। यानी ये एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाता है कि आप जो रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में आपकी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी है। फिर ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर प्रायोरिटाइजिंग प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स सर्विसेज प्रोडक्ट्स एंड रिसोर्सेज। एक ऑर्गेनाइजेशन के पास ऑब्वियसली पैसे तो अनलिमिटेड नहीं होते हैं, तो फिर लेकिन डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं और वो सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपने प्रपोजल्स देते हैं वो। तो फिर आपको एक फ्रेमवर्क चाहिए होता है जिस पे आप उन प्रपोजल्स को जज करें कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस स्कोर कार्ड आपको वो फ्रेमवर्क देता है जिसको यूज़ करते हुए आप प्रायोरिटाइज करते हैं उन कामों को जो करना है और उन कामों को जो नहीं करना। अब ऑब्वियसली वो फ्रेमवर्क स्ट्रेटजी पे बेस्ड होता है, यानी वो सिर्फ उन प्रोजेक्ट्स को जाने देता है या होने देता है जो स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड होते हैं। फिर इट यूजेस अ बैलेंस्ड सेट ऑफ परफॉर्मेंस मेजर्स। जैसा हमने थोड़ी देर पहले बात की कि लीडिंग भी होने चाहिए और लैगिंग भी होने चाहिए आपके परफॉर्मेंस मेजर्स। और फाइनली इट इनकॉर्पोरेट्स चेंज मैनेजमेंट
प्रिंसिपल्स टू बिल्ड अकाउंटेबिलिटी फॉर अचीविंग रिजल्ट्स। अब एक ये बैलेंस स्कोर कार्ड शुरू किया था डॉक्टर कैपलन और डॉक्टर नॉर्टन ने। ये मशहूर प्रोफेसर्स हैं, एक हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के हैं, एक प्रिंसटन के हैं, अभी भी हैं। और उसके बाद से फिर ये बड़ा वाइडली स्प्रेड हो गया। इसकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है बैलेंस स्कोर कार्ड की, कि आप आपके सामने ये जो तस्वीर है, इसको अगर आप देखें तो इसमें इसमें यहाँ पे आपको एक ये यहाँ पे विजन और मिशन नज़र आ रहे हैं, जो कि एक तरह से इसकी ओवरऑल एक छत होती है, जिसका मकसद ये होता है कि वो आपको हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट बताए, यानी विजन, मिशन, वैल्यू, स्ट्रेटेजिक थीम और रिजल्ट्स। इनको ट्रांसलेट किया जाता है स्ट्रेटजी मैप में। यानी एक ऑब्जेक्टिव्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें स्ट्रक्चर का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव एक दूसरे पे बिल्ड कर रहे होते हैं। अभी हम थोड़ी देर में अगली स्लाइड पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या है। एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है आपकी स्ट्रेटजी की। फिर आप क्या करते हैं कि हर ऑब्जेक्टिव को किसी ना किसी केपीआई से मेजर करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी परफॉर्मेंस इंडिकेटर से मेजर करने की कोशिश करते हैं कि वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर हर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के लिए आप टारगेट्स रखते हैं कि मैंने कहाँ पे पहुंचना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कहाँ पे पहुंचना है। और फिर इनिशिएटिव्स या प्रोजेक्ट्स या एक्टिविटीज स्टार्ट करते हैं ताकि आप वहाँ पहुंच सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने थोड़ी देर पहले बात की एक शख्स की जो वेट रिड्यूस करना चाहता है, तो वो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें हो सकता है रखे। कोई डाइट से रिलेटेड हो, कोई एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, और कोई सोने जागने यानी ओवरऑल लाइफस्टाइल से एसोसिएटेड हो। फिर हर एक के लिए वो केपीआईज रखेगा। फॉर एग्जांपल वेट के लिए वो केजीज, अपने वेट का केपीआई रखेगा। वो अपने खाने की इनटेक के लिए कैलोरीज का केपीआई रखेगा। इसी तरह वो अपनी लाइफस्टाइल के लिए सोने का टाइम, अपने स्ट्रेस लेवल्स को मॉनिटर करना वगैरह, उनका केपीआई रखेगा। फिर हर एक पे टारगेट्स रखेगा। वेट मैंने इतना कम, इस लेवल तक पहुंचना है। कैलोरीज मैंने इनटेक इतनी कम करनी है। अपने स्ट्रेस लेवल्स मैंने ऐसे कम करने हैं। सोने का टाइम इतना रखना है। और फिर हर एक के लिए इनिशिएटिव लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं अपनी कैलोरीज कम करना चाहता हूँ और डेली 2500 से ऊपर नहीं जाऊंगा, तो उसके लिए फिर जाहिर है आपको कुछ इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। वो इनिशिएटिव इस नेचर के हो सकते हैं कि आप जो प्रोक्योरमेंट करें घर में खाने की, वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ फूड से हो, या मे बी आपको आप वेट की कम करने के जहाँ केपीआईज थे, वहाँ पे आपको कोई जॉगिंग मशीन खरीदनी पड़े या कोई और इक्विपमेंट खरीदना पड़े। या जो स्ट्रेस या सोने वाली केपीआईज थे, उसमें आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस लाने के लिए अपने जहाँ पे आप सोते हैं या अपनी जॉब में भी आपको चेंज करनी पड़े, तो कुछ इनिशिएटिव लेंगे तो वो टारगेट अचीव होंगे। तो ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बना के देता है आपको बैलेंस स्कोर कार्ड। अच्छा जी, अब ये एक एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर के बैलेंस स्कोर कार्ड की, एक एक्चुअल बैलेंस स्कोर कार्ड है ये। इसको अगर आप गौर से देखें तो ऊपर से ये शुरू हो रहा है, जहाँ विजन, मिशन, स्ट्रेटेजिक थीम्स और स्ट्रेटेजिक रिजल्ट्स हैं। बेसिकली एक एनर्जी कंपनी है जिसने अपने लिए तीन स्ट्रेटेजिक टारगेट्स रखे हुए हैं। एक इंटरनेशनल ग्रोथ है, एक ऑपरेशनल एक्सेलेंस है, और एक एनर्जी लीडरशिप है। ये जो आपको रो नंबर 3 और 4 में नज़र आ रहे हैं। और सबसे नीचे देखें तो कुछ कोर वैल्यूज लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि ये इन प्रिंसिपल्स पे खड़े होकर ये सारे काम करेंगे। अभी जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला बीच वाला पार्ट, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ऑब्जेक्टिव की पहली जो लोएस्ट लाइन है, वो उसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, दे आर रिलेटेड टू बिल्डिंग कैपेसिटी। जब आप कैपेसिटी बिल्ड कर लेते हैं तो उसकी बेसिस पे आप प्रोसेस बनाते हैं। तो अगला ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स प्रोसेसेस का है। जब आप अच्छे प्रोसेस बना के उनको एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं। अगला सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कस्टमर का है। और जब आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रॉफिट्स होंगे। तो फिर अगला जो सेट ऑफ केपीआईज है वो फाइनेंशियल है या प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो बैलेंस इस चीज़ को कहते हैं, यानी द टर्म बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस इस चीज़ को कहते हैं कि आपने अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है, जिस कैपेसिटी को आप इस्तेमाल करेंगे थ्रू इफेक्टिव प्रोसेसेस। यानी कैपेसिटी तो बहुत से लोगों के पास हो सकती है ना,
हर बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके पास एक जितने लोग होते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन अच्छे प्रोसेसेस से उनसे अच्छी आउटपुट ले लेती है, दूसरी नहीं ले सकती है। जैसे आप हमारे या मुल्क में आप देखें तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में इस मामले में बड़ा फर्क है। पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, उनके पास पैसे भी बहुत होते हैं, जगह भी बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन वो लॉस में जा रहे होते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर उनसे बहुत कम जगहों से, बहुत कम लोग से बहुत अच्छी आउटपुट निकाल लेता है। तो कैपेसिटी को इस्तेमाल करने के लिए प्रोसेस प्रोसेस अच्छी तरह एग्जीक्यूट करें तो कस्टमर्स को देखना है कि वो सेटिस्फाई हो गए कि नहीं, वो सेटिस्फाइड हो गए तो प्रॉफिट को देखना है कि प्रॉफिट अचीव हो गया कि नहीं। तो ये सेटअप, दिस इज अ बैलेंस्ड सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन द शेप ऑफ अ मैप। स्ट्रेटजी मैप कहते हैं इसको। मैप इसलिए कह रहे हैं कि इसमें एरोज हैं और ये आपको बता रहे हैं कि फॉर एग्जांपल लोएस्ट लेवल पे देखें, इम्प्रूव थॉट लीडरशिप। अगर मैं थॉट लीडरशिप इम्प्रूव करूंगा तो मेरी प्रोडक्ट और सर्विस ऑफरिंग्स इंप्रूव हो जाएंगी। एरो ऊपर जा रहा है और बता रहा है इंप्रूव हो जाएंगी। वो इंप्रूव कर ली तो उससे कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव हो जाएगा, और उसके साथ ये भी होगा कि आपकी एज इंडस्ट्री लीडर लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ जाएगी। जब ये दो चीजें हो जाएंगी तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे और रेवेन्यूज बढ़ेंगे। तो दिस इज काइंड ऑफ अ मैप जो बता रहा है कि ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा। तो थ्रू दिस मैप वी विल अचीव आवर स्ट्रेटजी। और आगे फिर वही बात जो हमने थोड़ी देर पहले की कि मेजर्स, टारगेट्स और इनिशिएटिव्स होते हैं हर ऑब्जेक्टिव के लिए। अब इस फ्रेमवर्क में अगर आप देखें मेंटेनेंस मैनेजमेंट को, तो आपकी जो मेंटेनेंस रिलेटेड मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, ये कुछ इस नेचर की होती हैं कि डिटर्मिनिंग, आप सबसे पहले मेंटेनेंस के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स डिटर्मिन करें। तो पीछे वाली अगर आप मैप याद रखें तो उसमें आपने देखना है कि मेंटेनेंस के लिए कैपेसिटी कैसे बिल्ड करेंगे, मेंटेनेंस के प्रोसेस कैसे चलाएंगे और उससे कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन कैसे होगी। फिर आप मुख्तलिफ मेथड्स अचीव करने के लिए इन गोल्स को वो डिवाइस करते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज डिवाइस करते हैं। जब वो डिवाइस कर लेते हैं तो आप लोगों को उनके काम देते हैं, मुख्तलिफ लोगों को। फिर इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो फिर लोग अपना काम करते हैं, और फिर उसके बाद आपको परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग चाहिए होती है कि आप हर बंदे को या हर मशीन को या हर डिपार्टमेंट को या हर टीम को मेजर करें उनकी परफॉर्मेंस, और उसके अगेंस्ट जो गोल्स थे रिपोर्ट करें कि उन्होंने अचीव किए कि नहीं किए। और अल्टीमेटली एक फीडबैक सिस्टम होना चाहिए जो कि बताए जहाँ पे गोल अचीव नहीं हुए, जहाँ पे परफॉर्मेंस अचीव नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, तो उसके लिए जो चेंजेस करनी है वो चेंजेस हम लेके आए। अब इश्यूज क्या हैं मेंटेनेंस मैनेजमेंट के? सबसे पहली बात जो मैंने आपको शुरू में भी की है और दोबारा हम यहाँ पे उसको डिस्कस करते हैं कि पहला सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल इशू ये है कि क्या आपकी मेंटेनेंस स्ट्रेटजी जो है वो कॉरपोरेट स्ट्रेटजी के साथ अलाइंड है या नहीं है। यानी जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। और स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं क्या हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के? वो होंगे कि हमने अपने मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स बना लिए कि नहीं बना लिए। फिर हमने मेंटेन हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो जहाँ जो पीछे हमने मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी, तो हमारे कुछ ऑर्गेनाइजेशन से मुतालिक होंगे, मेंटेनेंस अप्रोच से मुतालिक होंगे, आउटसोर्सिंग से मुतालिक होंगे, इन्वेस्टमेंट से मुतालिक होंगे, सपोर्ट के मुतालिक होंगे। फिर मेंटेनेंस इशू, स्ट्रेटेजिक इशू मेंटेनेंस में ये होगा कि हम अच्छी तरह परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी हम वापस ऑर्गेनाइजेशन को ये बात फीड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कि मेंटेनेंस इज एक्चुअली अलाइंड विद व्हाट द कॉर्पोरेट वांट्स, और उस डायरेक्शन में ना सिर्फ जा रही है बल्कि जो आपने टारगेट्स दिए थे हमें, जो कॉर्पोरेट ने टारगेट्स दिए थे वो अचीव भी कर रहे हैं। तो अचीव आप कैसे करते हैं कि इसी सारी चीज़ को टेक्निकल और ऑपरेशनल लेवल पे ट्रांसलेट करते हैं। तो वहाँ पे फिर आपको बहुत सारे इश्यूज आपके चल रहे होते हैं जिनको आपने एड्रेस करना होता है, जैसे लोड फोरकास्टिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन, ट्रेनिंग, कंट्रोल वगैरह। और उसके लिए फिर आप एक्चुअली क्या करते हैं कि आपके वर्क ऑर्डर्स प्लान होते हैं, शेड्यूल होते हैं। आपका एक सिस्टम होता है जो देखता है कि उस वो शेड्यूल वर्क ऑर्डर्स का एज पर प्लान चल रहा है कि नहीं चल रहा है, और फिर उसको रिपोर्ट करता है। तो ओवरऑल टेक्निकल रिपोर्टिंग जो है वो कन्वर्ट होती है स्ट्रेटेजिक लेवल की रिपोर्टिंग पे। अब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव्स को अफेक्ट कर रहे होते हैं। यानी आज आपसे कहा जाए कि आप मेंटेनेंस के ऑब्जेक्टिव बनाएं तो ऑब्वियसली आपने बहुत सारी चीज़ें देखनी होंगी। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि आप मेंटेनेंस रिसोर्सेज देखेंगे कि मेरे पास मैन पावर या टूल्स या स्पेयर्स या वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बेसिस पे मैं मेंटेनेंस कर रहा हूँ। जैसे हमने जब हम इंजीनियरिंग पार्ट पढ़ रहे थे मेंटेनेंस का पहले 7 सेशंस में, तो हमने वहाँ पे डिस्कशन की थी कि बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कि एक कॉम्प्लेक्स मशीनरी की मेंटेनेंस करनी क्या है।
तो क्योंकि वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन या ट्रेनिंग हमारी नहीं हुई होती है, या अगर वो हुई भी हो तो हमारे पास स्पेयर्स या टूल्स या स्किल्ड मैन पावर नहीं होती है। तो एक बड़ा बड़ा फैक्टर ये होता है कि आपके पास ये सब चीज़ें मौजूद हैं या नहीं है। फिर एक फैक्टर होता है आपका आउटपुट, कि मार्केटिंग को या सेल्स को उन प्रोडक्ट्स की क्या क्वालिटी और क्या लेवल ऑफ अवेलेबिलिटी चाहिए जो आपकी कंपनी बना रही है। ऑब्वियसली उससे फिर आपके मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स ड्राइव होते हैं। इसी तरह प्लांट लाइफ से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हो गए। इंजीनियरिंग वालों ने कुछ प्लान किया होता है कि ये पर्टिकुलर मशीनरी 25 साल चलेगी या 20 साल चलेगी या वट एवर, तो फिर उसी हिसाब से फिर आप अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ शेड्यूल करते हैं। इस तरह सेफ्टी रिलेटेड और दूसरे भी फैक्टर्स होते हैं। और अंडरलाइंग फैक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑब्वियसली कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव होता है। आपके ऑब्जेक्टिव्स को सबसे इम्पॉर्टेंट इनपुट वहाँ से आ रही होती है और उसकी बेसिस पे ही आप अपने ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। अब जब आप अपने ऑब्जेक्टिव बना रहे होते हैं तो ऑब्वियसली आप आइसोलेशन में तो काम नहीं करते। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि आपके ऑब्जेक्टिव्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। जैसे वही सबसे पहले तो कॉर्पोरेट प्लान आपको, जो भी आपका स्ट्रेटजी डिपार्टमेंट है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कर रहा होगा, क्योंकि उनको पर्टिकुलर लेवल ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होगी, या अ, उनका एक अपना प्रोडक्शन प्लान होगा, प्रोडक्शन पॉलिसी होगी। जैसे हमने पीछे बात की क्वालिटी की बात, क्वालिटी के कुछ लेवल्स होंगे, अवेलेबिलिटी के लेवल्स होंगे, तो वो आपको अफेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल उनको एक पर्टिकुलर कस्टमर को एक पर्टिकुलर चीज़ डिलीवर करनी है, उस दौरान अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं तो प्लांट बंद करने लगा हूँ, मैंने मेंटेनेंस करनी है, तो इसका मतलब है कि आपकी और उनकी अलाइनमेंट नहीं है। इसी तरह मार्केटिंग प्रोडक्शन को फीड कर रही होती है, जो बता रही होती है कि किस वक्त कितनी आउटपुट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से। इसी तरह सेफ्टी डिपार्टमेंट और इसी तरह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो हमने थोड़ी देर पहले बात की। अब आप फिर सबसे पहले आप देखते हैं कि मेंटेनेंस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या रखने हैं, यानी डे टू डे एक्टिविटीज़ इसके अंदर से निकलेंगी। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स आपके, या ये कुछ लिस्ट बनी हुई है यहाँ पे, तो आप इसको गौर करें तो इनमें से किसी का भी डायरेक्ट ताल्लुक मेंटेनेंस से नहीं है। पहला लिखा हुआ है प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट मैनेजमेंट। अब ये कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है। इसी तरह प्रोडक्टिविटी, कंपेटिटिव पोजीशन, एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय रिलेशंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, ये सारे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स हैं। लेकिन आपके भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स यही इसी लैंग्वेज में होने चाहिए, वो मेंटेनेंस की लैंग्वेज में नहीं होने चाहिए, ताकि वो जब आहिस्ता आहिस्ता आप ऑब्जेक्टिव्स को नीचे लेके आएँ तो अलाइनमेंट इंश्योर हो और आप और कॉर्पोरेट एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो। तो आप देखें कि अ, ये जो मैंने यहाँ पे 6 ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, ये दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। ये बिजनेस मिशन को फुलफिल करने के लिए बने हुए हैं, और ये एक तरह से रिमाइंडर है सब किसी भी सब ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट या किसी भी टीम या इंडिविजुअल के लिए, कि उनके काम करने का ओवरऑल मकसद बिजनेस के मिशन को फुलफिल करना होता है। इसी तरह फिर आपके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, जो थोड़े एक, यानी वो स्ट्रेटेजिक लेवल के नहीं बल्कि ऑपरेशनल लेवल के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये अलाइंड होते हैं आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से, लेकिन इनका लेवल नीचे होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लिखी हुई हैं: ओवर टाइम रिडक्शन बाय सम स्पेसिफिक परसेंटेज, implementation of a preventive maintenance program for a specific area or a group of equipment, implementation of a training program, work order system, inventory management program। तो इसको आप इस तरह से देखें कि आप फर्ज करें एक हेलीकॉप्टर में उड़ रहे हैं और 30,000 फुट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं, तो वहाँ से आप नीचे देखते हैं तो आपको बड़ी बड़ी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। आपको ये लग रहा होता है कि यहाँ पे पानी है, यहाँ पे दरख्त है, यहाँ पे शायद कोई कंस्ट्रक्टेड एरिया है। 10,000 फुट नीचे आ जाएं तो फिर आपको ज़रा क्लैरिटी से नज़र आना शुरू होता है कि हाँ यहाँ पे घने दरख्त हैं, यहाँ पे कम दरख्त हैं, यहाँ पे पक्की जगह हैं, यहाँ पे कच्ची जगह हैं। ये पानी जो है, ये कुछ लेक्स हैं, कुछ तो वैसे ही पानी नहीं था, रिफ्लेक्शंस नज़र आ रही थी। और नीचे आए तो बिल्कुल 10-5 हज़ार फुट पे आ जाएं तो बहुत क्लैरिटी से आपको गाड़ियाँ चलती हुई नज़र आ रही होती हैं। और बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे लैंड कर जाएं तो लोगों के आप आंखें भी देख सकते हैं और नाक और कान भी देख सकते हैं, दरख्त का फल भी देख सकते हैं। तो इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स को भी आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आते हैं। पहले आप इंश्योर करते हैं कि ब्रॉडर लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स हों, बड़ी बड़ी बात हो रही हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको स्पेसिफिक बनाते हैं। तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता आप स्पेसिफिक स्पेसिफिक बनाते हैं, इसमें इसका मकसद क्या होता है? मकसद ये होता है कि अलाइनमेंट रहे। वरना आप डायरेक्टली विजन पढ़ के सीधा अपने डेली के ऑब्जेक्टिव बना लेंगे,
तो उसमें बहुत मुश्किल है कि आप अलाइंड रहें अपनी विजन के साथ, क्योंकि उसमें बहुत सिमेंटिक्स आ जाती हैं। एक ही वर्ड को आप कुछ और समझेंगे, कोई और कुछ और समझेगा, वो अपनी हिसाब से ऑब्जेक्टिव बना देगा, और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर आप एग्री ही नहीं करेंगे कि नहीं, मुझे तो ऑब्जेक्टिव मिला ही नहीं था। या आपका सबॉर्डिनेट, आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि वो आपकी बात समझ गया होगा, लेकिन वो आपको 6 महीने बाद पता चलता है कि नहीं सर, आपने ये तो नहीं कहा था, आपने तो ये कहा था, मैं तो ये समझा था। तो अलाइनमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि ग्रेजुअली कैस्केड किया जाए ऑब्जेक्टिव्स को। अब जो आपकी मेंटेनेंस की ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ शक्ल की हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द साइज, ऑर्गेनाइजेशन का साइज, डिपेंडिंग कि आप किस बिजनेस एरिया में हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आपके ऑब्जेक्टिव्स किस नेचर के हैं, डिपेंडिंग अपॉन के आप आउटसोर्सिंग करते हैं या खुद करते हैं काम, एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब इन सारी चीज़ों को देख के फिर आप फैसला करते हैं कि जो मेरा मेंटेनेंस का डिपार्टमेंट है, ये एक अलग डिपार्टमेंट होगा या किसी डिपार्टमेंट का पार्ट होगा, प्रोडक्शंस का या इंजीनियरिंग का या ऑपरेशंस का। बहुत छोटी ऑर्गेनाइजेशंस में ज़ाहिर है मिलाने पड़ते हैं डिपार्टमेंट्स। और ये भी फिर देखना होता है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में कि मेंटेनेंस को आप प्रोडक्शन के अंडर रखें, यानी आप उनको रिपोर्ट कर रहे हो, या उससे ऊपर रखें। तो ज़्यादातर मेंटेनेंस जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर होती है, ऑपरेशन से भी ऊपर होती है, और वो इन दोनों को कोऑर्डिनेट भी कर रही होती है। और इसी तरह जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकती है, और हाइब्रिड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, आइडिया ये है कि सारी सर्विसेज जो होती हैं वो किसी सेंट्रल लोकेशन से जा रही होती हैं मुख्तलिफ प्लांट्स को, और स्पेयर्स और मटेरियल्स भी जो हैं वो कहीं सेंट्रल स्टोर में पड़े होते हैं। अब इसके फ़वाइद हैं, ज़ाहिर है फ़वाइद, सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेहतर होती है। इसी तरह हाईली स्किल्ड लोग जो होते हैं वो आप ले सकते हैं, स्पेशल टूल इक्विपमेंट ले सकते हैं, और जहाँ भी चाहिए वो आप भेज सकते हैं। इसी तरह एक फ़ायदा ये भी होता है कि आप सुपरविजन अच्छी कर सकते हैं, क्योंकि सारे की इक्विपमेंट, सारे लोग, सारे स्पेयर सारी एक ही जगह पड़े होते हैं। इसी तरह आप ट्रेनिंग भी लोगों की अच्छी करा सकते हैं, सारे लोग आपके पास होते हैं, मशीनरी भी ट्रेनिंग वाली आपके पास होती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा कि पैसे कम लगते हैं, आपको 6 जगहों पे सेटअप नहीं लगाना पड़ता है। स्पेशली कोई बहुत महंगी इक्विपमेंट हो तो आपको बहुत सी जगहों के लिए नहीं खरीदनी पड़ती है, कि खरीद लेते हैं, जिधर चाहिए वो उधर भेज देते हैं। लेकिन नुकसान भी हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी कम है, ज़ाहिर है, आप एक चीज़ को दूर भेजना है तो वो उसकी अलग लॉजिस्टिक्स होंगी, और बीच में किसी और की ज़रूरत पड़ गई तो मे बी उसकी और लॉजिस्टिक कॉस्ट्स होंगी। इसी तरह आप स्पेशलाइजेशन जो कॉम्प्लेक्स यूनिट्स होते हैं उनके लिए डेवलप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने तो जनरलाइज्ड एक सेटअप स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है। इसी तरह ऑपरेशनल यूनिट के साथ आपकी इंटीग्रेशन भी सही नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप डिसीजन मेकिंग करने लगते हैं क्या लेना है, तो एक डिपार्टमेंट के लिए तो आप नहीं लेंगे ना, क्योंकि आपने सेंट्रलाइज्ड सिस्टम रखा हुआ है। एक के लिए लेंगे तो दूसरा कहेगा नहीं, मुझे तो इसका फलाना वर्जन चाहिए, फलाना वर्जन चाहिए, तो आप जनरल इक्विपमेंट लेंगे। तो फायदे और नुकसान दोनों हैं। इसी तरह डिसेंट्रलाइज्ड जो है उसका आइडिया ये होता है कि हर स्पेसिफिक यूनिट जो है, या बिजनेस यूनिट या बिजनेस एरिया या प्लांट जो है, उसकी अपना मेंटेनेंस का सेटअप हो। अब इसके भी फायदे हैं, जैसे ऑपरेशंस जो है वो बहुत क्विकली आप उनका रुकना या वो उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशंस जो हैं वो आपके हाथ में होती हैं और बहुत करीब होती हैं आपकी ऑपरेशंस के, लेकिन नुकसानात भी हैं कि जगह जगह आपको डुप्लीकेशन करनी पड़ेगी लोगों की, इक्विपमेंट की, मटेरियल्स की, वगैरह वगैरह। और मे भी आपको एडिशनल मैनेजमेंट लेवल्स चाहिए हो, और उसका नुकसान फिर क्या होता है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन ज़्यादा चाहिए होती है। और इन दोनों को मिला लें तो आपके एक हाइब्रिड सिस्टम होगा, जिसमें आप कोशिश करते हैं कि दोनों के डिसएडवांटेजेस कम करके और एडवांटेजेस से फ़ायदा उठाएं। तो रियली डिपेंडिंग ऑन मैनी फैक्टर्स आपको फैसला करना पड़ता है कि इनमें से मैं कौन सा तरीका अख्तियार करूं। कोई तरीका एकेडमिकली में भी बहुत अच्छा हो लेकिन आपके लिए शायद सूटेबल ना हो। जैसे आपका एक प्लांट, जैसे पाकिस्तान टोबैको बहुत अरसा एक प्लांट कराची में चलाते रहे और एक प्लांट नौशहरा में चलाते रहे, तो अब ऑब्वियसली वो उसको सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं यूज़ कर सकते हैं। 1,500-2,000 किलोमीटर दूर एक दूसरे से, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आप बनाते हैं बेसिकली, इसमें करना क्या होता है कि आपने
रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी, और एक एक बंदा क्या काम करेगा उस चीज़ को डिटरमिन करके और उसको रूल्स एंड पॉलिसीज़ की शक्ल में लेके आना होता है। फिर आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के कोऑर्डिनेशन के प्रोटोकॉल्स बनाने होते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्टिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, किस टीम में कितने लोग होंगे, वगैरह वगैरह। और सबसे बड़ा काम और अंडरलाइंग काम जो हम बार बार बात कर रहे हैं वो ये है कि आपकी मेंटेनेंस ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन होने चाहिए और एक एक बंदे को समझ होने चाहिए। और फाइनली जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आपका अ, एक कोऑर्डिनेशन का, कोऑपरेशन का और कम्युनिकेशन का एक सिस्टम इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, जो कि मकसद ये है कि आप लोगों में अलाइनमेंट रहे और आप ओवरऑल सब एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हो।